नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 8, जो कि आज का ज्योग्राफी जो हमारा क्लास 6 का जो बुक है उसका सबसे अंतिम चैप्टर है। इसको खत्म करने के बाद हम लोग अब शुरू कर देंगे क्लास 7 का। ठीक है, हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी। क्लास 6 आज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे करके मैं इसमें सी सेट भी ऐड करूंगा और सी सेट का भी टॉपिक को मैं एक एक करके आप लोग को पढ़ाऊंगा, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 8, ठीक है, जो कि ज्योग्राफी का सबसे अंतिम चैप्टर है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है कि भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, चैप्टर 8। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये अंतिम चैप्टर है क्लास 6 का। अब हम लोग क्लास 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होता है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। आगे देखते क्या लिखा है। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। तो पहला है आपका दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, जिसे सर्दी कहते हैं। दूसरा है आपका मार्च से मई तक, जो कि गर्म मौसम होता है, गर्मी कहते हैं जिसे। जून से लेकर के सितंबर तक, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून का संबंध किस महीने से है, कितने महीने तक, कौन से महीने तक ये रहती है। तो ये रहती है आपकी जून से लेकर सितंबर तक। अगला है अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है, जिसे शरद कहते हैं। आगे बढ़ते एक एक करके इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला है आपका शीत ऋतु। तो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया में का तापमान जो है वो कम हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु के, तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन चलती है, जिसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लू किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे लू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभाव से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। दूसरा क्या लिखा है कि गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत है, वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के दो गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसी तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए हिंदी में वर्षा कहते हैं, मराठी में इसे पाउस कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं और बंगाली में वर्षा कहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। इसके बारे में और इसे मैप, भारत के मैप के माध्यम से हम लोग इसे समझ चुके हैं। मान लीजिए कि ये अगर भारत का मैप है तो यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। तो जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या फिर शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को ही जलवायु कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जलवायु किसे कहते हैं। तो किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में, मतलब काफी वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा होती है, उसे ही हम जलवायु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। मानसून शब्द आपसे पूछा जा सकता है कि किस भाषा से लिया गया, तो अरबी भाषा के मौसीम से लिया गया है,
जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा, फसल प्रभावित होगी, फसल प्रभावित होगा, कुएं के पानी का स्तर क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, अगर बारिश नहीं होगी तो कम हो जाएगा, तो गर्मी का मौसम क्या होगा, काफी ज्यादा लंबा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मानसून के लौटने के मौसम का समय देखा, शरद ऋतु। ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी तथ्य थे उन सभी को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा कि मौसम जो शब्द है, मानसून जो शब्द वो अरबी भाषा है जो कि मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मानसून। ठीक है, मौसम। आगे देखते हैं, आओ कुछ करके सीखें। ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्या लिखा हुआ है। कि किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी जलवायु, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, किसी की भी जलवायु उस पर डिपेंड करता है उसकी स्थिति, इसका लोकेशन क्या है, उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर, ठीक है, जिसे गोल्डन सिटी कहा जाता है, तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसलमेर को क्या कहा जाता है, गोल्डन सिटी। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछे पिंक सिटी, तो आपको पता ही है पिंक सिटी जयपुर हो गया। और ब्लू सिटी के बारे में अगर बात करें तो ब्लू सिटी हो गया आपका जोधपुर। जोधपुर, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो हमारे ही देश के एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय। ठीक है, वहीं पे मौसिन राम जगह है, वहां पे सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान में जैसे कि जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। क्या लिखा हुआ है प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, कि हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष होते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत ही कम होती है, जैसे कि नारियल। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें ही हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, ऐसे वनस्पति जिसका उत्पादन बिना किसी मनुष्य की सहायता से होता है, वो अपने आप ही उग जाते हैं, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को या फिर भारत की वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा कटीली झाड़ियां, चौथा पर्वतीय वनस्पति, और अंतिम है आपका मैंग्रोव वन। अब एक एक करके हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जो 5 प्रकार की जो वनस्पतियां वो किस बारे में और क्यों है। सर्वाधिक ऊंचाई मीटर 40, ये आपका हाइट के हिसाब से बताया है। ठीक है, झाड़ी वाली पत्तियां कहाँ होती है, उद्गामी परत कहाँ पे होती है, तरुण वृक्ष के कहाँ पे होते हैं। तो ये हाइट के अनुसार यानी ऊंचाई के अनुसार से क्या किया गया, इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट खाली आप इसे देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो 5 तरह की वनस्पतियां पाई जाती है उसमें सबका क्या अहम भूमिका है। पहला, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता है। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष जैसे कि महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगला है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं।
इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मानसूनी वन किसे कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो वो कौन से राज्य है जहाँ पे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं? वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका महाराष्ट्र। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं कि कटीली झाड़ियां, इसके बारे में क्या लिखा गया है। इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष है, यानी कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कटीली झाड़ियां के। तो पहला आपका कैक्टस, दूसरा खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ कटीली झाड़ियों का एग्जाम्पल है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊंट है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस राज्य के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो यहाँ राजस्थान के बारे में बात किया जा रहा है। अब हम लोग समझते हैं पर्वतीय वनस्पति के बारे में। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आ जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार जो है वो क्रमशः शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जैसे कि चीड़, पाइन तथा देवदार। आपसे पूछा जा सकता है कि शंकुधारी वृक्ष के कुछ एग्जाम्पल हैं, इनमें से कौन है या फिर नहीं है। तो पहला आपका चीड़, दूसरा पाइन और तीसरा आपका देवदार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। ये कुछ पर्वतीय वन का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, जैसे कि पहाड़ों में वृक्षों को आप देखे भी होंगे। ठीक है, ये मैंग्रोव वन है। अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। खारे यानी कि जिसमें जिस जल, खारे पानी कहने का मतलब है कि जिस पानी में लवण की मात्रा यानी कि नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जिसकी जो आकृति है वह त्रिभुजाकार की है। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप या फिर ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को कि सुंदरवन नाम किसकी वजह से पड़ा। तो सुंदरी नामक पेड़ की वजह से इस जगह का नाम सुंदरवन पड़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दा है कि हमें आखिर में वनों की आवश्यकता क्यों है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, इस प्रकार के वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना भी चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे कि वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं और पेड़ों की कटाई पर पाबंदी लगा सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि जब तक पेड़ है तब तक हम ही हैं। अगर पेड़ का अगर धीरे धीरे मतलब कि सर्वनाश हो जाएगा, अगर हम जंगलों की कटाई इतनी तेजी से कर देंगे, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से हमारा जीवन ही क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधे को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने उनके फलों को आनंद लिया था, उनकी शाखाओं पर झूले थे तथा छाया में वह खेलते थे। ठीक है, इस प्रकार से हमें पेड़ों से पाए जाने वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि शहद, फल, ठीक है, गोंद एवं लाख, वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास, इमारती लकड़ियां, रबड़, ठीक है, मिट्टी को बांध करके रखती है, ठीक है ना, जड़े उसे, ताकि फर्नीचर बना सकते हैं हम उसे, खेल का सामान बना सकते हैं, ईंधन जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग हो सकता है, चारा के रूप में जैसे कि गाय भैंस बकरी उसे खा सकती है,
आश्रय का केंद्र बनता है। ठीक है, कुछ प्रमुख वृक्षों से दवाइयां भी बनाई जाती है। इस प्रकार से पेड़ पौधे जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत मतलब उपयोगी चीज है, जिसे हमें नहीं काटना चाहिए बल्कि इसके लगाने और इसे रोपने पर ध्यान देना चाहिए। आगे, वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और राष्ट्रीय पक्षी के बारे में अगर बात करें तो वो मोर है। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। तो ये एग्जाम एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एशियाटिक लायन जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के किस वन में, तो गिर फॉरेस्ट में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाथी तथा एक सिंग वाले गैंडे आसाम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल और एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। केरल और कर्नाटक और झारखंड, याद रखिएगा, इसका जो राजकीय पशु है वो हाथी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, केरल, कर्नाटक और आपका झारखंड। ठीक है, ये 3 राज्य हैं जिनका राजकीय पशु जो है वो आपका हाथी है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ का रण यानी कि गुजरात। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे कि बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु कौन है, तो राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। राष्ट्रीय फल अगर पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा आंसर आपका आम। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान यानी कि पार्क के बारे में कहा जा रहा है, ऐसे उद्यान जहाँ पे इन लोगों को संरक्षित करके रखा जाता है। शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से कोबरा एवं कैरेट प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वनों के कटने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह, ध्यान दीजिएगा। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त ही हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथी तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसे परियोजनाओं को शुरू किया है। बाघ से संबंधित बाघ परियोजना और हाथी से संबंधित हस्ती परियोजना। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि हड्डी, सिंग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह यानी कि वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाते हैं। तो ये एग्जाम एक बार यूपीएससी के प्रीलिम्स से पूछा था कि वाइल्ड लाइफ वीक जो है, ध्यान दीजिएगा, वाइल्ड लाइफ वीक जो है हम कब मनाते हैं, तो ये अक्टूबर के पहले सप्ताह को, जिस दिन वह पड़ता है जो डेट, ठीक है, उस पहले पूरे सप्ताह को, ठीक है, पहला जो पूरा वीक 1 से लेकर के 7 तक, ठीक है, उसी दिन हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक का रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीव के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई सके, ताकि लोग अवेयर हो सके, क्योंकि इनका भी संरक्षण होना काफी ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं कि बहुत सारे बाघों को मार दिया गया था उनके शरीरों को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है ना, उनके शरीर से संबंधित जितने जो चीज बनाए जाते थे, या फिर उसके कपड़े हो गए या फिर किसी और औषधि हो गई, ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइगर क्रैशेस हैव यू डन इनफ टू चेक पोसिंग। अगला है प्रवासी पक्षी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रवासी पक्षी से आप क्या समझते हैं। तो कुछ पक्षी हैं जैसे कि पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिंटेल बतख, कर्लियो इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश यानी कि भारत में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। एक प्रवासी पक्षी है जिसका नाम है स्टॉर्क, ठीक है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ और समझने का प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित जो प्रश्न है वो क्या है और किस प्रकार के हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 5 तरह की जो वनस्पति हैं, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा और चीजों को समझ करके पढ़ने का या फिर समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है वो देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न है कि कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मानसूनी पवन जो है वो भारत में क्या करती है, वर्षा लाती है।
मॉनसूनी जो है, मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के किस वर्ड से लिया गया है? तो मौसीन से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आपका मौसम। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? भारत में विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए, जिसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। प्राकृतिक वनस्पति क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में पाए जाने विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के नाम लिखो, तो टोटल 5 प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति है। सदाबहार वन और पतझड़ वन के बारे में भी हम लोगों ने देखा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, इसको भी हम लोगों ने बारीकी से पढ़ करके और समझने का प्रयास किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सही गलत की तरफ कि आखिर में क्या लिखा हुआ है। तो पहला जैसा कि सही गलत है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो मेघालय का एक जगह है जिसका नाम है मौसिनराम, ये इसका आंसर है। अगला है मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं, तो मैंग्रोव वन जो है वो खारे जल में हो सकते हैं, ठीक है, खारे जल में ही क्या होते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं। अगला है आपका महोगनी एवं रोजवुड, महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं। तो महोगनी और रोजवुड जो है वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के एग्जाम्पल है, ठीक है। महोगनी और रोजवुड हम लोगों ने देखा था अभी, महोगनी और रोजवुड वापस से एक बार देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मैंग्रोव वन हम लोगों ने पढ़ लिया था, शंकुधार वृक्ष भी हम लोगों ने पढ़ लिया, कटीली वृक्ष में हम लोगों ने बबूल कैक्टस ये सब देखा था। उसके बाद उष्णकटिबंधीय वन में हम लोगों ने देखा घने वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें कि पीपल उष्णकटिबंध पतझड़ वन है, ठीक है। अगला हम लोगों ने यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ और कुछ वनस्पतियों के बारे में देखा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पतझड़ वन, महोगनी, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ इसका एग्जाम्पल है आपका सागौन, ठीक है, नीम, शीशम। कटीली वृक्ष में कैक्टस है, बबूल है। आगे पर्वतीय वन के एग्जाम्पल है चीड़, पाइन, देवदार। मैंग्रोव वन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण प्रजाति के नाम से इसका नाम सुंदरवन पड़ा, ठीक है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन एवं निकोबार। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं सही गलत की तरफ। वापस एक बार रिपीट करते हैं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा, तो वह मौसिनराम। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये खारे जल में पाए जाते हैं। महोगनी व रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। और देखते हैं आगे अगर कुछ है तो। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो आर्द्र पवनें हैं वो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वह समुद्र से स्थल की ओर क्या होती है, वो पवनें जो होती है वो बहती है। अगला है खाली स्थान कि गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम लू कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लौटते मानसून के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। जब मौसम यहाँ पे क्या होती है, जब मौसम यहाँ पे लौटती है, ठीक है, मौसम के जब लौटने का जब समय होता है, जब मौसम लौटती है, लौटती मानसून के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। गुजरात के गिर वन जो है वह एशियाटिक, ठीक है, एशियाई लायन यानी एशियाई शेर के लिए क्या है वह प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है मैंग्रोव वन की प्रजाति है, जिसमें हम लोग बड़ा सुंदरी जो है मैंग्रोव वन की प्रजाति है, यहाँ पे आप सुंदरी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि सुंदरवन का डेल्टा में पाया जाता है, जिसको इसका नाम पड़ा, ठीक है। को मानसून वन भी कहा जाता है, तो मानसून वन जो कहा जाता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है आज का जो ये टॉपिक है वो पूरी तरह से क्या हुआ, समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक जो है पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो आज का जो क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो चैप्टर 8 था, यानी कि पूरा जो क्लास 6 है, खास करके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तीनों ही पूरी तरह से समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 7 के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।